हेलो एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आज हम लोग कर रहे हैं सेट नंबर 10 पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट। और इसके पहले 9 सेट हो चुके हैं जो हमारे चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी इसकी बनी हुई है। और इसमें हमारे रहेंगे पीवाईक्यू एनालिसिस विद एक्सप्लेनेशन और 1000 प्लस की क्वेश्चन सीरीज। तो हर वीडियो में कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्वेश्चन की वैरायटी देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है नेक्स्ट टाइम वो भी हम लोग इसमें जरूर देखते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा ये 10 है। ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारे स्कैन भी करके आ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। और ये आपकी फ़ायदा करता है नेट जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी असिस्टेंट, यानी किसी भी एग्जाम में जो आपका सब पॉलिटिकल साइंस आ रहा है वहाँ पूर्णतः उपयोगी रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन किस एग्जाम में है वो भी मैंने आपको दे रखा है कि किस एग्जाम में है और किस शिफ्ट में है। जैसे शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस के होते हैं, कई सारे शिफ्ट में तो शिफ्ट भी बनते देते हैं। जिससे आपको पता होगी क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है और किस तरीके से दोबारा आ सकता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इंडियाज़ का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रहा है उसके बारे में सिद्धांत के हिस्से कौन कौन से हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो मिनिमम न्यूक्लियर डिटर्नेंस, नो फर्स्ट यूज, नो यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, या इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड चाइना ओनली। देखिए, अगर इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात करें, अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा डील करें तो इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनी कब ये आपको पता होना चाहिए। 2003 में बनी जाएगी। ठीक है, और 98 के बाद जब हमारा परमाणु सेकेंड वाला जब हम लोगों ने कर लिया तब उसके बाद बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो देखिए अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लाएंगे तो डायरेक्टेड तो नहीं होगा चाइना के लिए। तो पहला तो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेना, मिनिमम न्यूक्लियर डिटर्नेंस हो सकता है, कोई पहला उपयोग नहीं, और न्यू यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट। देखिए इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी ओनली अपने आप को बचाने के लिए, ये नहीं कि किसी पर हमला करने के लिए, यानी किसी देश को अपना नीचे करना या दबाना। यानी वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है उसके मतलब कह सकते हैं कि न्यूक्लियर रखना ही गलत बात है, पर डेफिनेटली ये सुरक्षा पर्पज से रखना मतलब जरूरी है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद क्वेश्चन अगला है, सूचीबद्ध हथियार थे और उसका अधिग्रहण किस कब मतलब किस एक्विजिशन किया जा रहा है, किस राज्य मतलब कंट्री से। तो राफेल एयरक्राफ्ट है, P-8 एयरक्राफ्ट, S-400 मिसाइल या स्पाइस बॉम्ब हम लोगों ने कहाँ कहाँ से लिए इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में जो मैंने एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी इसी वजह से डी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये रहेगा आपका राफेल विमान जो है आपका, वो आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस हो जाएगा। P-8 विमान आपका USA का। ठीक है, बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी। S-400 मिसाइल रूस द्वारा विकसित की गई है और स्पाइस बम जो आपका है वो आपका इजरायली कंपनी है। तो इससे भी मिला सकते हैं आप। राफेल आपका फ्रांस से हो जाएगा। ठीक है, ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा USA से, S-400 मिसाइल आपकी रशिया से, और स्पाइस बम आपके इजराइल से। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, इसको नोट्स में जरूर आप ऐड करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट आपके अगर एग्जाम में आता है तो आपको ध्यान से पढ़ना है। ये पढ़ना है कि सत्य है असत्य है क्या पूछ रहा है, और ये पढ़ना है कि स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्ट है। पहला, ऑन 3 दिसंबर 1971 यानी 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना को नष्ट करने के लिए अपनी वायुसेना का हमला किया। ठीक, 1971 की घटना हो रही है। उसके साथ में संकट के दौरान जब ये संकट चल रहा था, अमेरिका के 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में जाने का आदेश दे दिया गया। दूसरा, तीसरा था स्टेटमेंट, भारतीय सेना मुक्त वाहिनी, ये समझ लो बांग्लादेश प्रतिरोध बल था, कि संयुक्त अभियानों के कारण पाकिस्तानी सेना का पतन हो गया। एंड फोर्थ इज 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान आयूब खान राष्ट्रपति थे। ये पूछ रहा है इसमें से सत्य कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए अगर आप थोड़ा सा भी इसको कॉमन सेंस से देखेंगे तो आंसर ए होगा इसका, क्योंकि फोर्थ जो था ना ये नहीं होगा, क्योंकि आयूब खान इससे पहले मतलब कह सकते हैं कि इसमें नहीं थे। ठीक है, तो इसमें कौन था ये देखते हैं इसके बारे में। देखिए ऑन 3 दिसंबर 1971 को ये जो हुआ था ना घटना, ये हो रहा था बांग्लादेश को अलग होने का हो रहा था, क्योंकि जो चुनाव में जीते थे वो उनको बनाना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं द ऑफिशियल बिगिन ऑफ द इवनिंग 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान एयरफोर्स लॉन्च प्री एम्पेटिव स्ट्राइक कर दी उन्होंने। चंगेज खान ऑपरेशन का नाम क्या था, चंगेज खान, ये ध्यान रखना आपको, ऑपरेशन का नाम था चंगेज खान। ऑन सेवरल इंडियन एयर बेसिस इन द वेस्ट अटेम्प्टिंग टू न्यूट्रलाइज द इंडियन एयरफोर्स ऑन द ग्राउंड, दिस स्ट्राइक वाज द ट्रिगर ऑफ इंडियाज फॉर्मल एंट्री इनटू द वार। हुआ ये था कि बांग्लादेश से लोग भाग के जो आ रहे थे परेशान होकर, वो इंडिया के अंदर एंट्री कर रहे थे। इंदिरा गांधी उसमें सरकार थी। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान ने मतलब एक मिशन लॉन्च कर दिया चंगेज खान, जिससे कि वो हमला करने लगे। फिर क्या हुआ कि USA सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान का, तो उसने क्या किया, प्रेसिडेंट निक्सन ने एक टास्क फोर्स USS एंटरप्राइजेस हम लोग कहते हैं उसको भेज दिया 7वीं जहाजी बेड़े को बे ऑफ बंगाल में भेज दिया, और ह्यूमैनिटेरियन इक्वेशन मतलब बचाने के लिए भेजा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको है। नेक्स्ट था कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ इंडियन आर्मी एंड मुक्ति वाहिनी, जो बांग्लादेश रेजिस्टेंस फोर्स थी, तो उसने एक साथ किया कैंपेन द लिबरेटेड बांग्लादेश वाज कंडक्टेड बाय द ज्वाइंट कमांड ऑफ द इंडियन मतलब IAF इंडियन आर्मी फोर्स एंड मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर ईस्टर्न थ्रेड के साथ लड़ाई लड़ी।
ठीक है। उसके बाद ये गलत हो जाएगा आयूब खान वाला, ठीक है। इसमें याया खान, देखिए देखिए ये आप ध्यान रख सकते हैं 1971 में याया खान थे। और अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है बांग्लादेश के बारे में, 12th क्लास की। उसमें बाकायदा बताया कि बांग्लादेश में कौन कौन के शासन रहा, तो वहीं से क्वेश्चन बनाया गया। आयूब खान हैड रिजाइन 1969 एंड ओवर टू याया खान इसमें बन चुके थे, ठीक है। और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आते हैं। जब ये सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, बाकायदा नॉर्मल हो जाती हैं चीज़ें, और बांग्लादेश बन जाता है, तो उसके बाद चेंज हो जाते हैं, ठीक है, याया खान के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है आपको समझने में, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तब आप ही पढ़िए और पॉज करके आप देखिए आंसर आपका हो क्या सकता है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा आपके कितने अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर फैक्ट आपको कितना याद है। मैप पब्लिश इन 1954 शोड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी एज अ चाइनीज। 1954 में प्रकाशित मानचित्र में भारतीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा चीनी दिखाया गया। उसका चाइना डज नॉट रिकॉग्नाइज मैकमोहन लाइन एंड कंसीडर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। देखिए चीन मैकमोहन रेखा को नहीं मानता था, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑन 12 जुलाई 1962 को 12 जुलाई 1962 को चीनियों ने लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय पुलिस चौकी पर कब्जा कर लिया। एंड दैट आपका चौथा स्टेटमेंट है। इन जनवरी 1962 द चाइनीज क्रॉस लॉन्गयू इन अ नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के पास 1952 कैप्चर्ड चिपचैप एंड स्पिंगू। ये चिपचाप और इसमें क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो इसके आंसर सारे सारे सही है इस समय, ठीक है। ये तो पता ही है कि मैकमोहन को वो मानता नहीं देता है क्योंकि ब्रिटिश को मानता है उस चीज़ को लेकर, इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। यह कथन चीन द्वारा प्रकाशित मानचित्र को संदर्भित करता है जिसमें अक्साई चीन का पश्चिमी सेक्टर, तत्कालीन नेफा जो था नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से का चीन को बताया गया। 1954 में इसके बाद के वर्षों में, मतलब कह सकते हैं इनको चीनी मानचित्र अलग बताता था। वो कहता था अरुणाचल प्रदेश भी है, भूटान भी है, सिक्किम भी, सारी चीज़ें वो अपने बताता, ठीक है। लगातार मैकमोहन रेखा को अवैध मानता है। चीन का तर्क है कि 1914 का, ध्यान रखना कब हुआ था मैकमोहन लॉन्च, ये पूछ सकता है कि शिमला सम्मेलन के दौरान कौन सी, मतलब नाम पूछ सकता है, तो मैकमोहन रेखा थी। ब्रिटिश भारत के साथ इस रेखा पर हस्ताक्षर करने वाला तिब्बत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था, तिब्बत को नहीं मानते हैं, इसलिए यह रेखा चीन के भूभाग पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी आक्रामकता का परिणाम दिखाई जाती है, ठीक है। अगला है 12 जुलाई 1962 यानी 1962 के युद्ध के ठीक पहले की एक महत्वपूर्ण घटना। भारतीय सेना ने जुलाई 1962 की शुरुआत में गलवान घाटी में एक चौकी स्थापित की। 10 से 12 जुलाई 1962 के बीच चीनी सैनिकों ने इस चौकी को घेर लिया और इस घटना को फॉरवर्ड पॉलिसी के जवाब में एस्केलेशन थी, फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई गई, ठीक है। उस समय युद्ध के पहले लोंगजू और उनसुन संघर्ष के स्थान के आसपास चिपचाप और स्पुंगर जैसे वाद क्षेत्रों में चीनी घुसपैठ और सैन्य चौकियों की स्थापना की गई जो 1962 के युद्ध के दौरान प्रमुख युद्ध स्थल बन गए थे ये, ठीक है। ये घटना युद्ध के, मतलब कह सकते हैं कि ये जो घटनाएं हो रही थी धीरे धीरे करके, ये एक तैयारी कर रही थी, जैसे हमला कर लिया, घेर लिया जगहों को जाके, तो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। बहुत ही मोस्ट फेवरेट किताब है ये, नेट की, सेट की, टीजीटी पीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी एग्जाम में देखो पूछेगी। इस बुक में पूछा है कि जो, अब देखिए दो क्वेश्चन कैसा, पहला क्वेश्चन तो ये किसने लिखी, ग्रेविल आलमंड एंड सिडनी बर्वा ने लिखी। इस क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस वर्ष आई ये बुक, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये बुक आई थी 1963 में और 5 देशों का इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। ये इस किताब का थोड़ा फ्रंट आपको पता चलता रहता है कि किस तरीके से क्वेश्चनों को, द सिविक कल्चर और पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल कल्चर इज डिफाइंड एज द कॉमनली शेयर्ड गोल्स एंड कॉमनली एक्सेप्टेड रूल्स के रूप में किसने बताया। राजनीतिक संस्कृति को किसने आमतौर पर साझा लक्ष्यों और आमतौर पर स्वीकृत नियमों के रूप में परिभाषित किया है। तो आपके हो जाएंगे रॉयडी मैक्रेडिस, आपके हो जाएंगे आर्ट मैक्रेडिस, ठीक है। इसका आंसर को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्कॉलर ऑफ न्यू स्ट्रीम, यानी कि नए संस्थागतवाद, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं न्यू इंस्टीट्यूशनिज्म के संबंधित कौन नहीं है। वाल्टर बैगॉट, पीटर इवेंस, थेडस कोपल, जॉन स्टीफंस। देखिए अगर इसको आप आंसर करेंगे तो इसका हो जाएगा वाल्टर बैगॉट, ये नहीं आपके संबंधित, ठीक है। द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बुक लिखी। अब देखते हैं थोड़ा सा न्यू इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशनल में अंतर। ठीक है, संस्थागत ये कहता है कि जितनी भी ये हम लोग कंपैरेटिव स्टडी में सीखते हैं, तो संस्थागत ये कहता है कि संस्थाओं का आप अध्ययन कर लीजिए, बाद बाकी आपको कुछ अध्ययन करने की अलावा जरूरत नहीं, यानी पुरानी थिंकिंग में रहना। और इसके साथ में क्या रहता था कि जैसे अब जैसे ह्यूमन बिहेवियर है उसको आपने काउंट नहीं किया, आपने संस्था की बात की कि राष्ट्रपति कैसे चुनता है, प्रधानमंत्री कैसे आता है, ठीक है, आपने मूल अधिकार जान तो लिए, पर मूल अधिकारों का हो कैसे रहा है ये तो नहीं इंस्टीट्यूशन में बता रहा है, कि संस्था में आपने अध्ययन कर लिया है, सिर्फ है चुनाव हो रहे हैं। पर अब जब इंडिया में आएंगे तो आप देखेंगे अभी जैसे बिहार में इलेक्शन हो रहा है, क्या सिर्फ जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता ना। आप देखते हैं कि वहाँ जाति का भी रोल होता है, वहाँ पे कास्ट सिस्टम कितना ज़्यादा फैल रहा है, देखिए कौन किसको देता है, जैसे यादव यादव को दे रहा है, क्या ये जरूरी है कि वो सही हो व्यक्ति, नहीं।
तो ये देखा जाता है कि न्यू इंस्टीट्यूशन मानव व्यवहार को भी कैप्चर करता है, अदर जो संस्था है उनको भी इंक्लूड करता है, सबका मतलब पैमाना लेके चलता है, इसीलिए नया संस्थागत आया। ठीक है, 1960 के बाद की जो दौर चेंजेज होने लगे। ठीक है, पुरानी द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा, ठीक है, ध्यान रखना आपको है। और पीटर इवेंस हो गए, स्टेट सेंट्रिक अप्रोच है, ठीक है इनकी। और एम्बेडेड ऑटोनॉमी के बारे में इनकी प्रसिद्ध कृति रही। विकासशील देशों में राज्य क्षमता और स्वायत्ता पर उन्होंने काम किया। पीटर इवांस को आप याद रख सकते हैं, स्टेट सेंट्रिक अप्रोच, विकासशील देशों में राज्य क्षमता और स्वायत्ता पर काम किया। ठीक है, थेडास्कोपल जिसे हम लोग कहते हैं, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनिज्म से जुड़ी हुई है, मतलब नव संस्थागत में एक ब्रांच है। स्टेट एंड सोशल रेवोल्यूशन पर बात करते हैं। ठीक है, न्यू जॉन स्टीफन्स हो गए, समाजशास्त्री राजनीतिक वैज्ञानिक, इन्होंने सामाजिक ऐतिहासिक संस्था सोशियो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन के तहत कंपैरेटिव पॉलिटिकल इकोनॉमी पर काम किया। ठीक है, तो थेडास्कोप पर जॉन स्टीफन्स और आपके पीटर इवांस और वाल्टर बैगॉट। ठीक है, 4 थिंकर हो गए आपके ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज द रूट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनिज्म लेज इन द लिबरलिज्म, रेशनलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। कौन कहता है कि संविधानवाद की जड़ें उदारवाद, तर्कवाद, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद में निहित होंगी? देखिए, ये क्वेश्चन भी 18 मई को आया था। इसका जो आंसर होगा आपका, वो होगा आपका ए, यानी कि आपका होगा फ्रेडरिक। फ्रेडरिक इसके आंसर में हो जाएंगे आपके। और इसको कोर्ट में डायरेक्टली कहा था, इसके बारे में कोई वैसा स्पेशल सोर्स नहीं मिल रहा, बट आप इसको नोट कर सकते हैं, आंसर की में यही दिया गया। ठीक है, वो अमंग द फॉलोइंग आर द मॉडर्नाइजेशन स्कॉलर्स। आधुनिक काल के विद्वान कौन कौन से हैं? तो प्रेविस एंड रोस्टवो, पाई एंड आफ्टर डे, उसका रोस्टवो एंड एंड्रे अंडरफ्रैंक एंड नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा पाई, लूसियन पाई एंड डेविड आफ्टर हो जाएंगे इसके। ठीक है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। लूसियन पाई, लूसियन पाई को कहते हैं 7 क्राइसिस ऑफ मॉडर्निटी लिखी, और संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे इनके विचार रहते हैं। ठीक है, और विकासशील देशों को आधुनिक बनने के दौर पर पार करने पड़ते हैं, जिन्होंने बताए थे 7 क्राइसिस के बारे में। डेविड आफ्टर का बताते हैं द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन की बुक, आप ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा चुका है। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन बुक किसने? डेविड आफ्टर ने लिखी। ठीक है, प्रेविस एंड रोस्टवो को समझते हैं। रोस्टवो एक आधुनिक सिद्ध विद्वान है। ठीक है, उनकी जो बुक है द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लिए सामाजिक चरणों को 5 भागों में बांटा। यानी बताते हैं, पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, फिर टेक ऑफ करती है, फिर प्री टेक ऑफ और टेक ऑफ, फिर मैच्योरिटी की तरफ चलती है, फिर डेवलप्ड हो जाती है। तो नेशन के बारे में उन्होंने ऐसे बताया। ठीक है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब मॉडर्नाइजेशन थिंकर जितने आपको मिलेंगे वो यही बताते हैं कि जो चीज़ आपके आगे बढ़ गई उसको रिवर्स तो नहीं होने वाली। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रेविस जो है वो आधुनिक काल के विद्वान नहीं है, बिकॉज उसका रीजन है स्ट्रक्चरलिज्म, डिपेंडेंसी थ्योरी। देखिए, जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी ना कि देश, जैसे हम लोग कहते हैं हैव्स और हैव्स नॉट की, वही रॉयल प्रेविस बताते हैं कि डिपेंडेंसी थ्योरी अपना रहे हैं लोग। जैसे भारत एग्जाम्पल में किसी अन्य देश के गुलाम के तौर पे काम कर रहा है, मतलब चीज़ें सब सेम दिख रही हैं, राज्य राज्य संप्रभुता है, बट आप डिपेंड कर रहे हैं किसी चीज़ पे। राहुल प्रवेश सिंगर और हाइपोथेसिस के द्वारा दिया कि जो परिधि के देश है ना, वो केंद्र की सोचों को, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका, यूके इधर बीच में आ गए, और साइड में जो विकसित सेंटर में, जैसे कि विकसित ये हो गए। ठीक है, और उसके बाद में बाहर से जो आ रहे हैं ना, विकासशील डेवलप्ड नेशन, और तो उनका ये सोशल, मतलब ये इनसे लेके डेटा अपने पास वैसा इकट्ठा कर, इस तरीके से आप समझ सकते हैं राहुल प्रवेश को। ठीक है, रोस्टू एंड एजी फ्रैंक जो हो गए, रोस्टू आदमी कड़ के विद्वान है, बट एजी फ्रैंक नहीं है। एजी फ्रैंक अंडर डेवलप्ड पारंपरिकता, मतलब इनका अंडर डेवलप्ड का कॉन्सेप्ट है, मतलब अभी भी विकसित ही नहीं हो पा रहे, अभी अंडर डेवलप्ड पोजीशन में कुछ देश। ठीक है, उनको भी देखना पड़ेगा। तो एजी फ्रैंक का ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, पीपीआर कौन थे, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन इतना तो नहीं कह सकते दोबारा रिपीट करें, बट पता होना चाहिए कौन थे। तो ये तो फ्रेंच सोशलिस्ट थे आपके। ठीक है, पियरी फिलिप रे एक मार्क्सिस्ट सोशलॉजी और पॉलिटिकल इकोनॉमी के क्षेत्र में विशेष रूप से अफ्रीकी समाजों पर किए गए उनके कार्य के लिए जाना जाता है। डिपेंडेंसी थ्योरी और मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच संबंधों पर उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्लासिफाइड पॉलिटिकल पार्टीज को कैडर पार्टी और मास पार्टी में किसने बांटा है? ठीक है, ये बताना है आपको। ये आप क्वेश्चन को नोट्स कर लीजिए, अगर ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया तो डेफिनेटली उल्टा करके पूछ सकते हैं कि मॉरिस डुवर्जन ने क्या दिया, कैडर पार्टी मास पार्टी के बारे में बताया, तो इसका आंसर होगा डुवर्जन। ठीक है, मॉरिस डुवर्जन ने अपनी क्लासिकल कृति, इनकी बुक का नाम देखिए, आप क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज बुक का नाम है। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया आपका पहला। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कैडर पार्टी के बारे में और मास पार्टी के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर मेंबरशिप के आधार पर उन्होंने बताया कैसी कैसी पार्टी होती है। कैडर पार्टी कैसी होती है कि दल जो होते हैं ना, अभिजात वर्ग, एलिट्स जो होते हैं, वो प्रमुख व्यक्ति, नोटेबल और स्थानीय नेताओं पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य चुनाव के दौरान समर्थन और धन जुटाना होता है कैडर पार्टी में, ना कि बड़ी संख्या के सदस्यों को संगठित करना। सदस्यता शुल्क कम होता है और सदस्यों की संख्या सीमित रखी जाती है। ठीक है, ऐतिहासिक रूढ़िवादी उदारवादी दल जो होते हैं कैडर बना के चलते हैं, छोटे से मतलब होते हैं और स्पेशल लोग होते हैं जो मैनली काम करते हैं। ठीक है, फिर मास पार्टी जो आती है
वो क्या करती है, बड़ी संख्या में सदस्यों को, मतलब मास मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या में इसको लेके चलना, ठीक है। शुल्क पर निर्भर करते हैं क्योंकि इनके पास बड़ी पार्टी है, सालाना भी है, दल को वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है और सदस्यों को वैचारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य चुनाव से परे सामाजिक राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से जनता को जुटाना होता है। जैसे समाजवादी और कम्युनिस्ट दल जितने भी होते हैं वो लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो वर्जन ने इनके अतिरिक्त दिया ब्रांच, शेल, मिलिशिया और कोर के बारे में भी बताया। जैसे ब्रांच पार्टी एक बताते हैं वो, शेल में छोटी जगह पे सारे मतलब एक पार्टी के लोग वहाँ पे हो गए, ठीक है। मिलिशिया भी इस तरीके का हुआ है, ठीक है। और कोर पार्टी, ठीक है, कोशिका जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इनको भी आप नोट कर लीजिए, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और पूछ सकता है कि मास पार्टी में कैसे ग्रुप मतलब दल आ सकते हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु सेड ग्रुप एज एन ऑर्गेनाइज एग्रीगेट एज इंटरेस्ट ग्रुप एज इंटरेस्ट एग्रीगेट के रूप में काम करता है। मतलब समूह जो होगा एक ऑर्गेनाइज्ड होगा वो इंटरेस्ट ग्रुप के रूप में, इंटरेस्ट एग्रीगेट के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेरोल्ड लॉसवेल एंड अब्राहम कैपलॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच सोशल मूवमेंट फ्रॉम 1789 टू प्रेजेंट 1850 में। अब देखिए बुक के क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी करा दिए, तो क्या अगर ये एक नोट में आप ऐड करते जाए कि ये बुक्स यहाँ पे आई हुई हैं एग्जाम में, उनको मैं अपने हाथ से नोट्स करता जाऊँ। कभी भी एग्जाम में रिपीट हो सकती हैं बुक्स। हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच सोशल मूवमेंट फ्रॉम 1789 टू द प्रेजेंट, दिस द लॉरेंज वन स्टीन, ठीक है। ये बुक का फ्रंट पेज है, द हिस्ट्री ऑफ द सोशल मूवमेंट इन फ्रांस 1789 टू 1850 लॉरेंज वन स्टीन, ठीक है। मैं इसीलिए इसकी फोटो ऐड करती हूँ, जिससे आपको एक बार नज़र से गुजर जाएगी ना बुक, तो आपको याद रहेगी वो काफ़ी टाइम तक, ठीक है। और इंट्रोड्यूस एडिटेड एंड ट्रांसलेटेड बाई कैटजे मैगलर, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अगली बुक है, हु रोट द बुक ऑफ थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर किसने लिखी, नेल्स स्मेल्सर ने लिखी, ठीक है, नेल्स स्मेल्सर ने, ये उस बुक का है। और द थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर बाय नील जे स्मेल्सर, ठीक है। तो ये बुक से आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है।